ये आपके आज के दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर देखा करिएगा, उन्हें पढ़ा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में और जब वैसे भी आपको एक जीवन में एक सामान्य जानकारी मिलती है और एक आपकी सोच विकसित होती है, समझ विकसित होती है। यहाँ से हिंदू मंदिरों के साथ दोहरा व्यवहार, तो इस आर्टिकल को देख लेते हैं। और जो भी संपादक हुआ करे, जो उस आर्टिकल को लिख रहा है, उसके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी देख लिया करिएगा। उससे मालूम चल जाता है कि वो किस पक्ष का है और किस तरह से उसने आर्टिकल को लिखा है। मंदिर भारतीय आध्यात्मिकता की अप्रतिम अभिव्यक्ति है, हिंदू जनमानस की श्रद्धा है और भारत की विशिष्ट पहचान है। फिर भी मंदिरों को लेकर यदा कदा बहसें छिड़ जाती हैं। ताजा विवाद कर्नाटक का है। यह हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले हिंदू धार्मिक स्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1997 के संशोधन से जुड़ा हुआ है। कानूनी संशोधन के लिए विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है, लेकिन विधान परिषद में गिर गया है। प्रस्तावित कानून में कोष के लिए एक सामान्य पूल बनाने का प्रावधान है। 10 लाख रुपए या उससे कम वार्षिक आय वाले मंदिरों को छूट का प्रस्ताव है। 10 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम की वार्षिक आय वाले मंदिरों को 5%, 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले मंदिरों को वार्षिक आय का 10% टैक्स देना पड़ेगा। और इस पहल को भाजपा और जस एस ने हिंदू विरोधी बताया। आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार मंदिरों पर टैक्स लगाकर अपना खजाना भरना चाहती है। संविधान ने सभी धार्मिक समूहों को संगठन बनाने एवं विषयक प्रबंधन के अधिकार दिए हैं। यहाँ किसी भी पंथ या रिलीजन की संस्था पर टैक्स का प्रावधान नहीं है, लेकिन हिंदू मंदिरों को टैक्स की परिधि में लाने की मंशा है। ईसाई चर्च अपनी पंथिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र है। इस्लाम अनुयायी के लिए वक्फ बोर्ड है। चर्च और वक्फ बोर्ड टैक्स के दायरे में नहीं है। वक्फ बोर्ड स्वतंत्र शक्तिमान निकाय है। चर्च की स्वतंत्र अस्मिता है। सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही टैक्स वसूली का निशाना बनाया जाना संविधान विरोधी है। सभी पंथों के लिए समान नागरिक संहिता की तरह समान धार्मिक प्रबंधन संहिता अनिवार्य है। यूरोप में चर्च और राज्य के बीच विवाद था। थॉमस हॉब्स ने राज्य को सर्वोपरि बताया और 1840 में ब्रिटेन में नियम बनाया गया। राज्य और चर्च स्वतंत्र हो गए। ब्रिटिश सत्ता ने 1863 में धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम का ऐलान किया। इसके बाद मद्रास हिंदू रिलीजियस बंदोबस्त अधिनियम 1923 बना। इसमें दावा किया कि इसमें हिंदू धार्मिक बंदोबस्त मजबूत होगा, लेकिन वह दावा गलत निकला। 1950 में व्यवस्था समाप्त हो गई और इसकी भावना को अनुच्छेद 25 और 26 में सम्मिलित कर दिया गया। 1991 में मद्रास हिंदू धर्म बंदोबस्त अधिनियम बना। तमिलनाडु में लगभग 400 मंदिर 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसमें केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ जिले और दक्षिणी उड़ीसा का भी कुछ भाग शामिल था। इस प्रेसिडेंसी में हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करने वाला मद्रास धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम 1926 बना था। तमाम मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था। 1951 में मद्रास सरकार ने मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया और यह हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड को सरकारी विभाग में बदल दिया गया। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रथम सिरूर मठ मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। इस निर्णय द्वारा 1951 के अधिनियम की लगभग 20 धाराओं को असंवैधानिक और हिंदुओं के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताकर रद्द कर दिया गया। अदालत ने 1951 के अधिनियम की मंदिरों के अधिग्रहण की धाराओं एवं 1926 के अधिनियम की समकक्ष धाराओं को असंवैधानिक एवं अमान्य घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप मद्रास सरकार के लगभग 50 प्रमुख मंदिर प्रशासन से बाहर हो गए। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और 1954 के सिरोर मठ फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के मद्रास अधिनियम की अधिसूचित धाराओं को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। मद्रास सरकार 1951 में न्यायालय के आदेश के बाद 50 प्रमुख मंदिरों के प्रशासन से अलग नहीं हुई। उसे सिरोर मठ के फैसले के बाद इन मंदिरों को उन समुदायों को सौंप देना चाहिए था जो उनके अधिग्रहण के पहले उन्हें संचालित कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हिंदुओं के साथ भेदभाव और अन्य आस्थाओं को संपूर्ण अधिकार आहतकारी है और हिंदुओं के लिए मंदिर सामान्य स्थापित न होकर एक देव दर्शन के द्वार है। प्राचीन मंदिरों में केवल उपासना ही नहीं होती है, वे शिक्षा, चिकित्सा और लोक कल्याण की योजनाओं को संचालित करने वाले केंद्र थे। मध्यकाल में तमाम मंदिरों को ढहाने के बावजूद अखंड भारत में मंदिरों की संख्या 20 लाख से ऊपर है। इनमें से 2.5 लाख से ज्यादा सिख गुरुद्वारे हैं। मंदिर और मठ असाधारण शक्ति केंद्र है। एक आंकड़ों के अनुसार 9 लाख मंदिरों में से 5 लाख मंदिर सनातन हिंदू परंपरा के
परंपरा के हिंदू अपने ही देश में अपनी धार्मिक संस्थाओं, मंदिर व्यवस्था के संचालन का अधिकार क्यों नहीं रखते हैं? इसी कानून व्यवस्था के कारण अनेक राज्य सरकारों ने हजारों मंदिरों को अधिकार में ले लिया और इस व्यवस्था में मंदिर प्रबंधन के लिए सरकार प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करती है और जिन्हें मंदिर प्रबंधन के कोई अनुभव नहीं होते। स्वायत्त मंदिर प्रबंधन अपना उद्देश्य आसानी से पूरा करते हैं। कर्नाटक के 1,80,000 मंदिरों में लगभग 34,500 मंदिर राज्य द्वारा शासित है। हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 23 संविधान विरोधी है। यह सरकार को किसी भी मंदिर की व्यवस्था के सरकारी नियंत्रण की शक्ति देती है। आंध्र प्रदेश में लगभग आप देखिए 43,000 मंदिरों की का अधिग्रहण हुआ है और इससे प्राप्त राजस्व का आय का 18% ही मंदिर प्रबंधन को दिया जाता है। ऐसा अनेक राज्यों में चल रहा है। शेष भारी धनराशि का ब्यौरा पारदर्शी नहीं रहता है। एक अमेरिकी विद्वान स्टीफेन नेप ने क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन में इसे भारत के विरुद्ध अपराध बताया और उन्होंने तिरुपति मंदिर के लिए कहा कि यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 3,100 करोड़ रुपए एकत्रित होते हैं और इसका 85% कोष में जमा होता है। यह मंदिर प्रबंधन पर खर्च नहीं होता है और इस व्यय का हिंदू मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है होता है। हिंदू आहत हैं। सभी मंदिरों को स्वयं प्रबंधन का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। यह भारतीय संविधान एवं राष्ट्र की अपेक्षा है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों ने मौलिक अधिकार भी पढ़े होंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ा होगा, तो उसे जरूर आप लोग अपनी राय दीजिए। राष्ट्रवाद का गाढ़ा होता रंग, ये आप देखिए, यह दिसंबर 1909 की बात है कि इंग्लैंड के ब्राइटन समुद्र तट पर बैठकर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने एक महान राष्ट्रवादी कविता लिखी, सागरा प्राण तड़मड़ला, यानी सागर तू मुझे मातृभूमि तक पहुंचा दे, प्राण तड़प रहा है, मैंने तुझे अपनी माता के चरण धोते हुए देखा है। और इसके एक वर्ष बाद पहले इंग्लैंड एवं जर्मनी ने से अपनी शिक्षा पूरी कर अल्लामा इकबाल भी भारत आए थे। भारत आने के दौरान उन्होंने सिसिली के समुद्री तट को निहारते हुए एक दुख भरी नज़म लिखी। आगे चलकर जहाँ सावरकर महान राष्ट्रवाद एवं सशक्त हिंदू संस्कृति के वाहक बने तो अल्लामा इकबाल द्विराष्ट्रवाद के इस्लामी दार्शनिक बनकर सामने आए, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात हो रही है। एक विचार राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के लक्ष्य के लिए था तो दूसरा उसे खंडित करने चाहता था। उन्होंने उन्हीं दिनों विश्व साम्राज्य की राजधानी लंदन में मदन लाल ढींगरा ने एक बड़े अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली की हत्या कर ब्रिटेन को हतप्रभ कर दिया। जब भी सावरकर वहां फ्री इंडिया सोसाइटी की सशक्त आवाज थे। उनके साथी मदन लाल ढींगरा के बयान में लिखा था, मैंने ब्रिटिश रक्त बहाने का निर्णय अपने देशभक्त युवकों को फांसी पर लटकते देखने के बाद बदले के तौर पर लिया है। और कहते हैं कि उनके लिए यह बयान सावरकर ने लिखा था। तत्कालीन अंग्रेज शासकों को लगा कि अगर यही भावना भारत में पनपती रही हो गई तो 50,000 से भी कम अंग्रेजों का ब्रिटिश राज वहां कितने दिन चल पाएगा। और उन दिनों गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका में अपने अहिंसक आंदोलनों के से प्रसिद्धि पा रहे थे। कर्जन वायली की हत्या के 10 दिन बाद ही वह लंदन गए। भारतीयों की एक सभा में गांधी जी और वीर सावरकर साथ थे। गांधी जी ने हिंसा की इस संस्कृति को नकारते हुए, मैं तो कांप जाता हूं यह सोचकर कि हत्याओं से मिली स्वतंत्रता कैसी होगी और होगी। उन्होंने संवैधानिक उपायों से आंदोलन की बात की। जवाब में वीर सावरकर ने कहा कि उन्हें भी इन गुप्त संगठनों से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब कहीं प्रकाश ही नहीं है तो अंधेरे में ही साथ आना हमारी बाध्यता है। वहाँ संवैधानिक रास्तों की बात करना तो एक मजाक है जहाँ कोई संविधान ही नहीं है। इस पर गांधी जी बहुत उद्विग्न हुए। वापसी की यात्रा में उन्होंने 7 पृष्ठों की एक पुस्तक हिंद स्वराज लिखी। इससे भारत को लेकर उनकी भावी योजनाओं के बारे में पता चला। तब भारत में बम कांड हो रहे थे। चापेकर बंधुओं और खुदीराम बोस का संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन का एक रास्ता बना रहा था और कांग्रेस नरम और गरम 2 भागों में विभाजित थी। भारत नेतृत्व विहीन था। बाल गंगाधर तिलक मांडली जेल में थे। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और आप देखते कि अरविंद घोष का भारत क्रमशः सशक्त प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में अंग्रेजों को एक ऐसे बड़े कद के नेता की आवश्यकता थी जो बमों और हिंसा की संस्कृति को रोककर शांतिपूर्ण राजनीति का माहौल बना सके। वीर सावरकर का सोच ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ा खतरा था और इसको कुंद करने के लिए सावरकर को ढींगरा एवं अन्य मामलों में फंसाकर दंड का एक क्रूरतम उदाहरण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सोचा कि राष्ट्रवाद के इस विचारों को अक्षम करके काला पानी की लंबी सजा देकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार की हत्या कर देंगे, लेकिन वे गलत थे। दक्षिण अफ्रीका के अहिंसक आंदोलन की सफलता की कहानियों के साथ ही कुछ ही दिन बाद गांधी जी का एक महामानव के रूप में भारत में पदार्पण हुआ
और वह यहाँ आते ही राजनीतिक पटल पर छा गए। वह वीर सावरकर अंडमान में अमानवीय स्थितियों का सामना कर रहे थे। आज़ादी के सशक्त आंदोलन का विचार नेपथ्य में चला गया। यह अंग्रेजों की रणनीति की बड़ी सफलता थी। हालांकि बंदी जीवन में भी वीर सावरकर की वैचारिकता को धार दी। झंझावात के बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक धारा अक्षुण्ण बनी रही। हिंदू समाज की एकता, राजनीतिक सशक्तिकरण, जातियों का समापन उनका एजेंडा था। रत्नागिरी में रहते हुए उन्होंने विठोबा मंदिर में शूद्रों का प्रवेश कराया, सहभोजों का आयोजन किया। डॉक्टर अंबेडकर की याद देखिए चावर चावदार जल आंदोलन, काला काला राम मंदिर प्रवेश का समर्थन किया। और आप देखेंगे किया और उनसे पूछा गया कि यदि आप अंग्रेज कांग्रेस में शामिल हो गए तो क्या बेहतर नहीं होता। उनका जवाब आप देखते हैं कि था, यदि कांग्रेस में जाता तो अपने अंतरात्मा और हिंदुत्व के आदर्शों को गद्दार बन जाता। नेहरू शासन के बारे में उनका आप देखते हैं कि उनका आकलन था कि सावरकर की बड़ी योजनाओं ने गरीबी के जीवन को स्पर्श ही नहीं किया, वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा। उन्हें आप देखते हैं कि विश्वास था कि देश में चंद्रगुप्त, चाणक्य और विक्रमादित्य जैसे नेतृत्व आगे भी आएंगे जो भारतीयता के गौरव के लिए लड़ेंगे। आम आदमी के लिए बेहतर जीवन, सशक्त एकात्म भारत का स्वप्न देश को सौंपकर वीर सावरकर 26 फरवरी 1966 में इस संसार से विदा हो गए और इस आशा में कि कल यह देश जागेगा। और आज आप देखते हैं ऐसा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 17 वर्ष के रहे होंगे जब वीर सावरकर की डेथ हुई। आज हम सावरकर के सपनों को आकार लेते देख रहे हैं, क्योंकि भारतीयता से पगा राष्ट्रवाद उभर रहा है। सरकार की योजनाएं गरीबी को सीधे स्पर्श कर रही हैं और उनका जीवन बदल रहा है। समाज एवं देश एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। राष्ट्र अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति पर गौरव कर रहा है। अयोध्या में राम के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करते देश भर के लाखों देशवासी उसी राजनीतिक हिंदुत्व की शक्ति के प्रतीक बन गए जो वीर सावरकर का स्वप्न था। ऐसा हो रहा है तो नरेंद्र मोदी के कारण। लेखक पूर्व सैनिक और पूर्व प्रशासक है, इनका नाम है आर विक्रम सिंह के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए वीर सावरकर की आलोचना उस मैटर को लेकर की जाती है जो आप देखते हैं उन्होंने माफी मांगने के लिए जो पत्र लिखे, उसको लेकर आलोचना होती है। वरना आप देखिए 1913 तक उनका जो देशभक्ति रही है, जो आप देखिए आंदोलन रहे हैं, वो अलग ही उनका वो रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। स्वर्ग और नरक, यदि हम अपने आध्यात्मिक ग्रंथों पर सूक्ष्मता से दृष्टिपात करें तो स्वर्ग और नरक की परिभाषा बड़ी सफलता से समझ में आ जाती है। सुख का नाम स्वर्ग है और निकृष्टता तथा पतन को प्राप्त होना ही नरक है। ये दोनों अवस्थाएं मनुष्य के अंतःकरण की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती हैं। अंतःकरण की पवित्रता ही स्वर्ग है। इसी से मनुष्य साधारण स्थिति में भी सुख, आनंद और शांति की अनुभूति करता है। वही मन की मलिन प्रवृत्तियों से युक्त होता है होना ही दुख अर्थात नरक है। इन दोनों अवस्थाओं को भोगने के लिए मनुष्य को किसी लोक विशेष में नहीं जाना पड़ता है, अपितु वह इसी संसार में रहकर ही दोनों अवस्थाओं को प्रतिफल भोगता है। जिस मनुष्य के मन की विचार संपदा देवी विभूतियों से युक्त है, वह प्रतिपल अपने जीवन के कर्मों का निष्पादन करता हुआ स्वर्ग की ही अनुभूति करता है। दूसरी ओर मलिन चित्र की निकृष्ट प्रवृत्तियां ही मनुष्य को इस संसार में रहते हुए पतन की ओर अग्रसर करके नरक अर्थात भयंकर दुख जैसा माहौल सृजित कर देती है। मन का यही निकृष्ट चिंतन मनुष्य को पाप चरण की दलदल में धकेल देता है और जिससे वह प्रतिफल, दुख और नरक जैसी स्थिति का अनुभव करता है। ऐसे में मनुष्य के जीवन में नरक की विभीषिका, अशांति और तनाव सदैव बना रहता है। और ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। मनुष्य के अंतःकरण की विचारधारा पर निर्भर करता है कि वह स्वर्ग की ओर जाना चाहता है या नरक की जैसी स्थिति में रहना चाहता है। स्वर्ग और नरक इन दोनों का चयन करना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य के अंतःकरण से ही स्वर्ग और नरक के मार्ग खुलते हैं। श्रेष्ठ ज्ञान, कर्म और उपासना के माध्यम से हम चित्र की भूमि पर दिव्यता की स्थापना कर सकते हैं ताकि हमारा प्रत्येक विचार तथा कर्म मानव पावनता से युक्त होकर हमें स्वर्ग की ओर ले जाए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिए, पढ़ा करिएगा। मतदाताओं की जिम्मेदारी, तो अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा, उसके चलते आचार संहिता लागू होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से 3 माह के लिए विराम लगा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान का जो आग्रह किया, उस पर वस्तुतः सभी मतदाताओं को ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में मतदान लोकतंत्र को बल प्रदान करने के साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक भी बनता है। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है। इनमें बड़ी संख्या में युवा हैं
हैं उन्हें मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की है कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बने और चर्चा को लेकर जागरूक भी रहें। इसी कड़ी में गत दिवस चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह कहा था कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाता को यह जानने का हक भी है क्या वे वादे व्यवहारिक और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंधन कहाँ से किया जाए। और ये आप तभी पूछ पाएंगे, जान पाएंगे जब आप जागरूक रहेंगे, मतदाता जागरूक रहेंगे। समस्या यह है कि औसत भारतीय मतदाता राजनीतिक दलों से ऐसे पसंद नहीं करता है और उल्टे एक वर्ग तो ऐसा है जो पूरे ना हो सकने वाले चुनावी वादों को लेकर उत्साहित हो जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में चुनाव के समय लोक लुभावन वाद घोषणाएं करने की होड़ लगी रहती है। जब कोई एक राजनीतिक दल मतदाताओं को लोक लुभावन वादों के नाम पर रेवड़ियां बांटने की घोषणा करता है तो अन्य राजनीतिक दल भी ऐसा करने के लिए बेबस हो जाता है। और इस क्रम में आप देखिए यह देखने समझने और बताने से इनकार करते हैं कि वे जो आश्वासन दे रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे। अब तो चुनावी वादों को गारंटी की तरह पेश किया जाने लगा है। हालांकि नीति आयोग ने से लेकर रिजर्व बैंक तक राजनीतिक दलों को वित्तीय स्थिति की अनदेखी करने वाले लोक लुभावन वादे करने से आग्रह कर चुके हैं। नीति आयोग 2015 में आया था ना योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके, उसी की बात हो रही। रिजर्व बैंक हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखते हैं कि इसका कहीं कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। और वैसे तो निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अपने चुनाव वादों को बताने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, लेकिन फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था करे जिससे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम ना कर सके। और इस संदर्भ में उसे निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारों से लैस करने पर भी विचार करना चाहिए जिससे वे अतिरंजित लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले राजनीतिक दलों से उनकी व्यवहारिकता के बारे में पूछताछ कर सके। घोषणा पत्रों के मामले में दलों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना मतदाताओं के साथ निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है। ये आत्मनिर्भर होगी बेटियां। झारखंड की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने को केंद्र में रखकर शुरू की गई मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। इससे उन परिवारों की बेटियां भी तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी जो अच्छे अंक लाने के बावजूद अर्थाभाव में तकनीकी संस्थाओं में नामांकन नहीं ले पाती हैं। अब इस योजना का लाभ लेकर वैसी छात्राएं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। वर्तमान में राज्य की तकनीकी संस्थान में छात्र छात्राओं का अनुपात 6:1 है और जिसमें इस योजना से सुधार आएगा। माना जा सकता है कि इस योजना की बात करें तो इसके तहत डिप्लोमा में नामांकित छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 और इंजीनियरिंग छात्राओं को 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। और आप देखते हैं कि अब जबकि राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है तो जरूरत है योजना के सही क्रियान्वयन की। आवश्यकता इस बात की है कि इसका लाभ उन्हीं परिवारों की बेटियों को मिले जो सही मायने में इसकी बात है। अच्छी बात है यह है कि इस योजना के क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समितियां गठित करने का प्रावधान इस योजना के साथ ही किया गया है। ये समितियां अपने दायित्वों एवं कार्यों का सही निष्पादन करें। इसे भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि योजना का दोहराव ना हो। यह भी देखना होगा क्योंकि राज्य सरकार छात्रवृत्ति की अन्य कई योजनाएं भी संचालित कर रही है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। दुनिया ही नहीं अपनी भी खबर लेते रहें। तो वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का है। आज का युवा टेक्नोलॉजी के जरिए अपने सुख दुख भावनाओं को बयां करने लगा है, या यूं कहें कि अपने दर्द की दवा भी टेक्नोलॉजी को बना लिया है। बीते दिनों वैलेंटाइन डे पर इंटरनेट मीडिया सोलो डेटिंग की पोस्ट से भरा पड़ा था। वैसे खुद से प्यार करना गलत भी नहीं है, यह एक अलग ही एहसास होता है जहां ना तो किसी के साथ की जरूरत होती है ना ही दिल टूटने का दर्द। बस खुद के लिए समय निकालना और वह सब कुछ करना होता है जो सिर्फ हमें पसंद है। वैसे भी इस दुनिया में दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बहुत आसान होता है। शायद यही वजह है कि अधिकतर लोगों को यह शिकायत रहती कि वे खुश नहीं है। लेकिन कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हमने अपने लिए कब समय निकाला है, कब अपनी पसंद का खाना खाया है, कब अपनी पसंदीदा जगह घूमने के लिए गए हैं। हमने अपने जीवन को इतना नीरस बना लिया है कि खुश रहना ही भूल गए हैं। छोटी छोटी बातों पर मरने मारने पर उतर जा रहे हैं। अवसाद, आत्महत्या, हार्ट अटैक जैसी घटनाएं सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गई हैं। आज के युग में हमें खुद से बेखबर हो गए हैं। हमें खुद पता नहीं होता है कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बेमतलब कि इस दुनिया में खुद से प्यार करना स्वार्थी होना नहीं। यह सच है कि किसी भी रिश्ते में प्यार बरकरार रखने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है जो आपस में एक दूसरे के सुख दुख के भागी बने। हालांकि बदलते दौर में रिश्तों के मायने भी बदल गए हैं। अब ऐसे कई लोग हैं जो अपनी खुशियां दूसरों में नहीं ढूंढते। यही वजह है कि सोलो डेटिंग का चलन बढ़ रहा है। यह ऐसा रिश्ता है जिसमें आप देखिए आपका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही होते हैं। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है था कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार का दिखावा करना और बाजार के प्रभाव में बहना रिश्तों को बोझिल कर देता है। आज व्यक्ति दिखावे के इस दौर में हर चीज़ की नुमाइश करने लगा है और इसका सबसे ज़्यादा असर युवा पीढ़ी पर हो रहा है। वही
सब कुछ कर रहा है जो दूसरों को पसंद है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है। पल पल बदलते फैशन में अपनी खुशियों का भी भान नहीं रह गया है। आज अगर कोई हमसे अपने पसंदीदा भोजन का नाम भी पूछ ले तो हमें सोचना पड़ जाता है, क्योंकि हमने खुद को समय देना ही छोड़ दिया है। इस भाग दौड़ दौड़ भरे जीवन में कुछ पल ही सही, लेकिन अपने लिए समय निकालना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे दूसरों को कोई खुशी नहीं दे पाएंगे। अच्छा कॉलम है। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा क्या सोचते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो एजुकेशन सर्कल के नाम से जो आपकी प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये आर्टिकल भी अच्छा लिखा गया है। वित्तीय संसाधनों के वितरण का विवाद, ये डॉक्टर विकास सिंह के द्वारा लिखा गया है। मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ हैं। भारत के संविधान में निहित वित्तीय संसाधनों के वितरण का मामला केंद्र सरकार और राज्यों के बीच राजकोषीय जिम्मेदारियों के विभाजन की रूपरेखा तैयार करता है, और इस प्रणाली का सार हस्तांतरण सूत्र में निहित है, जो जनसंख्या, आकार और सामाजिक आर्थिक संकेतकों जैसे कारकों को के मिश्रण के आधार पर धन वितरित करता है। जबकि वित्त आयोग करों व अनुदान सहायता के वितरण की संस्तुति करने में परिश्रमिक पूर्वक अपनी भूमिका निभाता है। निष्पक्ष संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने का उद्देश्य चर्चा का विषय बना हुआ है। वित्त आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 280 को पढ़िए, अनुच्छेद 280 को पढ़िए, वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है। वस्तुतः भारत की नींव संस्कृति और आर्थिक परिदृश्य दोनों के संदर्भ में इसकी विविधता में निहित है, जबकि कुछ राज्यों विशेष रूप से देश के दक्षिणी भाग में उल्लेखनीय आर्थिक विकास देखा गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि राष्ट्र की प्रगति आपस में जुड़ी हुई है। कम विकसित क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी उपेक्षा पूरे देश के समग्र विकास में बाधा डालती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सहित दक्षिणी राज्यों में ने मौजूदा हस्तांतरण फार्मूले के बारे में चिंता व्यक्त की है। उनका तरह की केंद्र सरकार के राजस्व में उनका महत्वपूर्ण योगदान अनुपातिक रूप से उन्हें मिलने वाले धन में प्रतिबिंबित नहीं होता है। और आप लोगों ने ये अक्सर सुना भी होगा कि वो योगदान ज़्यादा देते हैं लेकिन उन्हें बदले में मिलता कम है। और पुनर्मूल्यांकन की यह मांग प्रमुख मापदंडों पर केंद्रित है। जनसंख्या हस्तांतरण फार्मूले में एक मूलभूत कारक के रूप में कार्य करती है, जो शासन और सेवाओं के लिए बड़ी आबादी की मांगों के आधार पर धन आवंटित करती है। हालांकि इसकी प्रभाविकता को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी वाले राज्यों के लिए, जहां नागरिकों की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। और इधर दक्षिणी राज्य फंडिंग फॉर्मूले में आय अंतर नियम पर असंतोष व्यक्त करते हैं। उनका तरक्की की उन्हें नुकसान पहुंचाता है। यह नियम कम औसत आय वाली राज्यों का पक्ष लेता है, दक्षिण में तेजी से बढ़ते औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की उपेक्षा करता है। हालांकि औद्योगिक रूप से तुलनात्मक अधिक विकसित समकक्षों के प्रयासों से मेल खाने का प्रयास करने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के लिए संभावित निरीक्षण चुनौतियों के बारे में आलोचनाएं सामने आती हैं। राजकोषीय अनुशासन एवं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्यों को पुरस्कृत करने वाला एक महत्वपूर्ण पैरामीटर विभिन्न राज्यों के समक्ष पैदा होने वाली आर्थिक चुनौतियों पर पूर्णतः विचार नहीं करने और संभावित रूप से उनकी वित्तीय स्थितियों की बारीकियों को नजरअंदाज करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। या संक्षेप में कहें तो दक्षिणी राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताएं एक हस्तांतरण सूत्र की आवश्यकता की इर्द गिर्द घूमती हैं, जो न केवल आर्थिक योगदान को स्वीकार करता है बल्कि प्रत्येक राज्य की गतिशीलता, चुनौतियों और आकांक्षाओं पर भी विचार करता है। दक्षिणी राज्यों का तरक्की की आर्थिक योगदान से परे दक्षिणी राज्य एक व्यापक और अधिक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए वित्तीय योगदान पर ध्यान केंद्रित करने से आगे बढ़ते हुए हस्तांतरण फार्मूले के पुनर्गणना की वकालत करते हैं। उनका तर्क व्यापक प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को पहचानते हुए इन सामाजिक विकास कारकों को हस्तांतरण सूत्र में शामिल करने का आह्वान करता है। शैक्षणिक केंद्र और नवाचार कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान भारत की बौद्धिक पूंजी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि नवाचार और ज्ञान को बढ़ावा देना हस्तांतरण फार्मूले का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि ये राज्य देश के भविष्य को आकार देते हैं। और शहरीकरण की चुनौतियां, उच्च शहरीकरण, दक्षिणी राज्यों की विशेषताएं जिसमें बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहर आर्थिक व तकनीकी केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में वित्तीय संसाधनों का आवंटन निर्धारित करते समय तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों में बुनियादी ढांचे पर दबाव पर विचार किया जाना चाहिए। कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व हस्तांतरण फार्मूले के पारंपरिक मापदंडों को चुनौती देता है। उनका तर्क है कि औद्योगिक और कृषि योगदान से अलग सेवा संचालित अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को गति देने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
दक्षिणी राज्य अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करते हैं। वे इस पर जोर देते हैं कि उनकी सफलता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। लिहाजा भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनकी भूमिका को स्वीकारने के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को समझा जाना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण तो भारत में राज्यों के बीच उचित संसाधन वितरण के लिए मापदंडों में विकसित होती आर्थिक गतिशीलता के बीच निरंतर संशोधन की आवश्यकता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, संसाधनों के वितरण के फॉर्मूले को अनुकूल बनाना होगा ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा मिलने के साथ ही ऐतिहासिक असंतुलन को दूर किया जा सके और संघवाद को प्रोत्साहन मिले। आर्थिक उपलब्धियों को पहचानने एवं चुनौतियों वाले क्षेत्रों की सहायता करने के बीच संतुलन बनाना नीति निर्माताओं और वित्त आयोग के लिए एक चुनौती है। राज्यों के योगदान को स्वीकार करते हुए उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए और साथ ही समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने और आर्थिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं को भी अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत है ताकि विकास की प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाए रखा जा सके। और संभावित समाधान की बात करें तो दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो हस्तांतरण फॉर्मूले में बदलाव से परे हो। कुछ संभावित समाधान और विचार इस प्रकार है। आर्थिक विविधीकरण से राज्यों को विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भरता कम करके अपने अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक संतुलित योगदान सुनिश्चित होगा। कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट चुनौतियों या योगदान के कारण विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में मान्यता देने पर विचार किया जा सकता है। इसमें अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन या समर्थन शामिल हो सकता है। कुशल राजकोषीय प्रबंधन आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए राज्यों को पुरस्कृत करने वाले प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन जैसे योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। आर्थिक परिदृश्य में गतिशील परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरण फॉर्मूले और लचीलापन प्रदान करना और नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और कुछ क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों की चिंताओं को दूर कर सकता है। प्रभावी कराधान नीतियों और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से राज्यों को अपने स्वयं के राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने से केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता कम हो सकती है। यह सुनिश्चित करना कि हस्तांतरण फॉर्मूला न केवल आर्थिक योगदान बल्कि प्रत्येक क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं चुनौतियों पर भी विचार करता है, संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है। ये विकास की सामंजस्यपूर्ण नीति का प्रारूप तो भारत के आर्थिक परिदृश्य के भव्य चित्रपट में प्रत्येक राज्य देश की प्रगति में योगदान देने वाला एक सूत्र है। निष्पक्ष हस्तांतरण फॉर्मूले का आह्वान व्यक्तिगत उपलब्धियों की आलोचना नहीं है बल्कि अधिक समावेशी और एकजुट भारत की सामूहिक आकांक्षा है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, विकास की प्रक्रिया को समग्र रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा बजाए जाने वाले विभिन्न स्वरों में सामंजस्य बैठाना होगा। वित्त आयोग का हस्तांतरण फॉर्मूला न केवल एक आर्थिक उपकरण के रूप में कार्य करता है बल्कि यह सुनिश्चित करने वाले कंडक्टर के रूप में भी काम करता है कि ऑर्केस्ट्रा के हर हिस्से को सुना जाए। विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं है, यह एक राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। और कम विकसित क्षेत्रों का समर्थन करके भारत न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक एकजुटता और साझा नीति को सुरक्षित करता है जो दूसरे देशों को आगे बढ़ाता है। एक समग्र दृष्टिकोण जो प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखता है, आर्थिक विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है और राजकोषीय अनुशासन को पुरस्कृत करता है। भारत में अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ राजकोषीय संघवाद में योगदान दे सकता है। जैसे जैसे राष्ट्र विकसित हो रहा है, राजकोषीय वास्तुकला को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलित होना चाहिए कि यह सभी राज्यों के हितों की सेवा करे और देश के समग्र कल्याण को बढ़ावा दे। केंद्र सरकार और वित्त आयोग के लिए इन चिंताओं को दूर करने के लिए राज्यों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया में शामिल होना महत्वपूर्ण है। यह सहकारी संघवाद के समग्र उद्देश्य में योगदान देगा, सभी राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारी और साझा लाभ की भावना को बढ़ावा देगा। भारत में राजकोषीय संघवाद केवल वित्तीय संसाधनों के वितरण की एक जटिल प्रणाली नहीं है, यह देश की एकता, वृद्धि और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिबिंबित है। वित्त आयोग के हस्तांतरण फॉर्मूले में राज्यों के आर्थिक योगदान और चुनौतियों को संबोधित करते हुए एकता को बढ़ावा देने और कम विकसित क्षेत्रों का समर्थन करने के व्यापक दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए। अच्छा कॉलम है, इस तरह के आर्टिकल पढ़ना चाहिए। भैंस के आगे बीन खरी खरी तंज कसा जाता है, पढ़ना हुआ तो पढ़ कर लिया करिएगा। ये गठबंधन यूपी में हो चुका है ना, अखिलेश यादव और कांग्रेस का, फेल हो चुके फॉर्मूले में से चमत्कार की उम्मीद, विकसित देश की राह में मोदी के मजबूत कदम। चलिए ये भी देख लीजिए क्या कह रहा जा रहा है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रदेशवासियों को एक चिरपरिचित नारा दिया, हमने बनाया हमें हम ही संवारेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया था ना छत्तीसगढ़ को।
नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। और तब अटल जी चुनाव प्रचार के लिए बिलासपुर आए थे, और प्रचार के लिए बिलासपुर आए थे। चुनावी सभा में उन्होंने एक ही बात कही थी, आप मुझे अपने सभी सांसद दीजिए, केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही आपको छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। अटल जी की बातों में गंभीरता थी, ईमानदार संकल्प था। लोगों ने दृढ़ता के साथ किए गए वादे, लोकसभा के 11 में से भाजपा को 8 सीटें मिली। अटल जी ने अपने वादे को पूरा किया था। तो उसी की बातें हो रही हैं। चलिए पढ़ लेना, पढ़ना हो तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की यही कहानी है। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। बाकी ईमानदारी से तैयारी करिए और नियमित तैयारी करिए। डेली आप पढ़ाई करते रहिए, एक दिन गैप दे के एक दिन नहीं आपको करना है, ठीक है।